Hello, dear students, and a warm welcome. In this video, you will get the solved question paper of the Delhi University entrance test conducted in the year 2021 for the exam MSc Microbiology entrance exam. Myself, Dr. Tripti Malika Ahuja. In this video, you will get 21 important solved questions along with their explanation. This will help in the preparation of different exams like the CUET PG exam for admission to MSc Microbiology, Biotechnology, Applied Microbiology, Botany, Zoology, Life Sciences, Biochemistry, and Bioinformatics. So watch this video till end. The question number one, the complement cascade has four major functions, which is not one of the following. One, membrane disruption lysis, दूसरा है opsonization, तीसरा suppression of inflammation, चौथा है solubilization of the immune complex. तो complement cascade के इसमें चार functions लिखे हुए हैं. ऐसा कौन सा function है जो applicable यहाँ पे नहीं है? पहले देखते हैं complement क्या होता है. complement जो होते हैं, these are the inactive proteins जो कि present होते हैं हमारी body में. जबकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तो ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो जाता है. तीन पाथवे से एक्टिवेट हो सकता है, वो है क्लासिकल, अल्टरनेटिव या फिर लैक्टिन पाथवे. एक्टिवेट होके C3 कन्वर्टेज बन सकता है, C5 कन्वर्टेज बन सकता है और C5P9 कन्वर्टेज एंजाइम बन सकता है, जिसको ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. और इनके बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे C3B जो होता है ये एज ऑप्सोनिन एक्ट करता है. कुछ कीमोटैक्टिक फैक्टर्स होते हैं, C3A, C4A, C5A एनाफाइलोटॉक्सिन्स होते हैं, जिससे कि एनाफाइलेक्सिस होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, मास्ट सेल में से ग्रैन्यूल्स निकलते हैं, परमेबिलिटी इंक्रीज होती है और मसल से कॉन्ट्रैक्शन होते हैं. साइटोलिसिस, जिसमें कि C5P698 कॉम्प्लेक्स बनता है, जिससे कि बैक्टीरिया लाइस हो सकते हैं, आरबीसी लाइस हो सकते हैं और ट्यूमर सेल्स जो होते हैं वो लाइस हो सकते हैं. तो इनमें से जो फंक्शन एप्लीकेबल नहीं है वो है फंक्शन 3, सप्रेशन ऑफ द इन्फ्लेमेशन. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल? कौन सा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या होते हैं पहले देखते हैं. ये सेल जो होते हैं एंटीजन को एनकल्फ करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, उसको अपने सरफेस पर प्रेजेंट करते हैं और फिर प्रेजेंट करते हैं ये हेल्पर टी सेल को. हेल्पर टी सेल जो एक्टिवेट करता है साइटोकाइंस निकालता है और बी सेल को प्रोलिफरेट करता है मेम्ब्रेन सेल्स में, प्लाज्मा सेल्स में. प्लाज्मा सेल्स से एंटीबॉडीज सीक्रेट होती हैं. ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल थ्री टाइप्स के होते हैं, डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफाज, बी सेल. तो इनमें से जो टी सेल है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं है. सो करेक्ट आंसर है 4, T cells. Question 3. The major burden of defense against intracellular viruses is shared by type 1 interferon, NK cell, T cell, B cell, neutrophils, macrophages, defenses and complement cascade. इनमें से ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो कि एक्ट कर रहा है वायरसेस के लिए? वायरसेस जबकि होस्ट सेल में एंटर करते हैं उसके बाद ये प्रेजेंट होते हैं सेल सरफेस पे और इन्फेक्टेड सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. इनके एंटीजन्स प्रेजेंट हो सकते हैं इन्फेक्टेड सेल के सरफेस के ऊपर भी. और इनमें और इसके साथ में जो वायरस जो हमारे सेल के ट्यूमर सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी के ट्यूमर सेल्स हो सकते हैं, उनके अगेंस्ट नेचुरल किलर सेल्स एक्ट करते हैं. नेचुरल किलर सेल्स जिनको कि एनके सेल्स भी बोला जाता है. सो नेचुरल किलर सेल्स जहाँ भी इन्फेक्टेड सेल होगा वहाँ पे आएंगे, एक्टिवेट होंगे और तीन मैकेनिज्म से किलिंग कॉज करेंगे. या तो ये साइटोकाइंस बनाते हैं या फिर ये साइटोटिक ग्रैन्यूल्स को रिलीज करते हैं या फिर ये जो है साइटोलाइसिस कॉज करते हैं इन्फेक्टेड सेल का. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है नंबर 1, टाइप 1 इंटरफेरॉन्स एंड एनके सेल्स. Question number 4. IgG, IgM are not mediators of which type of hypersensitivity? Hypersensitivity टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक होती है. देखते हैं उनके मैकेनिज्म्स क्या हैं. टाइप 1 को इमीडिएट टाइप भी कहा जाता है. यहाँ IgE प्रेजेंट होती है मास्ट सेल पे, यहाँ से निकलते हैं मीडिएटर जिनसे कि टिश्यू इंजरी होती है. टाइप 2 को बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड. यहाँ पे IgM, IgG प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, सॉरी सरफेस से प्रेजेंट नहीं होते. IgIM सर्कुलेशन में होते हैं, सरफेस से प्रेजेंट होता है एंटीजन और इसमें से फैगोसिटोसिस, कॉम्प्लीमेंट या फिर सेल के फंक्शंस इंटरफेयर होते हैं. टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी में दोनों ही सर्कुलेशन में होते हैं, एंटीजन भी एंटीबॉडी में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इसकी वजह से एफसी मीडिएटर कॉम्प्लीमेंट
इमीडिएट इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, कॉम्प्लीमेंट जो एक्टिवेट हो जाता है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में कहीं भी आईजी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं है, पर यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है CD4 और CD8 सेल्स का। और एक सब पॉपुलेशन होती है टी हेल्पर सेल, जिसको बोलते हैं TDTH सेल्स, जिनका के इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके बाद टाइप 5 जो है उसमें ऑटो एंटीबॉडीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इनमें से सिर्फ ऐसा जो है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है जहाँ पे कि IgG और IgM इन्वॉल्व नहीं है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव। सो दिस is the explanation of the question number 4. Hope you're liking the explanation. So if you are new to this channel, then do subscribe it and don't forget to press the bell icon. Stay tuned. The next question is question number 5. In 1909 वॉसरमैन ने एक टेस्ट इंट्रोड्यूस किया था जो कि सेंसिटिव रैपिड टेस्ट था, और इसमें कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट या केमिकल्स नहीं चाहिए थे। और इस टेस्ट से कुछ बैक्टीरियल और वायरल डिजीज जो डायग्नोस हो सकती है, उनमें से एक है सिफिलिस। से कौन सा टेस्ट है? कूम्स टेस्ट, डबल इम्यूनोडिफ्यूजन टेस्ट, रॉकेट इम्यूनोडिफ्यूजन टेस्ट, या फिर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। ये टेस्ट है नंबर 4, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। इस टेस्ट को वॉसरमैन ने यूज किया था डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस में। इसका प्रिंसिपल ये है कि अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंटीबॉडी जिसको कि हम देख रहे हैं कि पेशेंट सीरम में प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर है तो हम इसका टाइटर भी निकाल सकते हैं। सो किट में प्रेजेंट है शीप आरबीसी, कॉम्प्लीमेंट और एंटीजन। पेशेंट सीरम हमने ऐड किया, अगर पेशेंट सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो एंटीजन से बाइंड करेगी, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये कॉम्प्लीमेंट को फिक्स कर देगा। और कॉम्प्लीमेंट जो है फ्री नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा? फिक्स होगा। तो फिक्स होगा तो ये शीप आरबीसी का लाइसिस नहीं कर पाएगा। अगर एंटीबॉडी नहीं होगी तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तो कॉम्प्लीमेंट जो है फ्री होगा, वो आरबीसी का लाइसिस कर पाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। Next question number 6. Which of these are not family of cytokine receptor? Class 1, class 2, class 1 को हेमोबायोटिक फैमिली बोला जाता है, class 2 को इंटरफेरॉन फैमिली। नंबर ऑप्शन 3 इज LT सुपर फैमिली, IG सुपर फैमिली। अभी साइटोकाइंस क्या होते हैं? साइटोकाइंस आर द मीडिएटर्स ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स, यूजुअली प्रोड्यूस बाय द T हेल्पर सेल्स। जब ये प्रोड्यूस होते हैं उसके बाद ये टारगेट सेल पे जाके एक्ट करते हैं, टारगेट सेल के पास में रिसेप्टर होना चाहिए। तो रिसेप्टर्स जो है 5 फैमिलीज में आते हैं, IG सुपर फैमिली में, क्लास 1 में, क्लास 2 में, TNF में, कीमोकाइन रिसेप्टर फैमिली में। तो इसमें से सॉरी जो है वो है LT सुपर फैमिली है, जो कि साइटोकाइन रिसेप्टर की नहीं है। LT स्टैंड करती है ल्यूकोट्राइन्स पे। सो करेक्ट आंसर इज आंसर 3, LTE सुपर फैमिली। Question number 7. Which type of DNA has a glycosyl bond conformation which is anti at C and syn at G? So इसके आंसर्स हैं ADNA, BDNA, ZDNA, both ADNA and the BDNA। तो इनमें से ऐसा सिर्फ ZDNA है जिसमें कि दोनों कॉन्फर्मेशन जो होते हैं वो हो सकते हैं। सिन कॉन्फर्मेशन पॉसिबल है, अदरवाइज एंटी कॉन्फर्मेशन पॉसिबल होता है। ZDNA में ZDNA कंसिस्ट ऑफ द ऑल्टरनेटिंग प्यूरिन एंड पेरीमिडिन स्ट्रेचेस, जिसपे कि बेस पेयर जो होते हैं 180 डिग्री पे जो है वो फ्लिप कर जाते हैं। सो दे कैन फ्लिप एट द 180 डिग्री पोजीशन, सो कॉजिंग द चेंज इन द कॉन्फर्मेशन। सो इसमें देयर आर दी फॉर्मिंग द सिन कन्फर्मेशन, अदरवाइज सिन कन्फर्मेशन में क्या होता है? देयर इज स्टेरिक कन्फर्मेशन, देयर स्टेरिक हिंड्रेंस, सो यूजुअली द एंटी इज फॉर्म्ड, बट इन द ZDNA द सिन कन्फर्मेशन कैन आल्सो बी सीन। Question number 8. One of the first ribozymes to be discovered was RNase P, which was involved in 1. Generating DNA molecules from larger precursor RNA, 2. Generating mature messenger RNA by cleaving of ends of RNA, 3. RNA splicing, 4. Propagation of viroids। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं कैसे। जो RNAs है P, वे टाइप का राइबोजाइम्स है जो कि कैटालाइज करते हैं। वैसे तो ये आरएनए के सेगमेंट्स हैं, बट दे कैटालाइज देमसेल्फ आल्सो, आरएनए को कैटालाइज करते हैं। और ये जो है एक एंडोराइबोन्यूक्लियस है आरएनएस पी, जो कि आरएनए मॉलिक्यूल
को प्रिकर्सर टीआरएनए मॉलिक्यूल पे जाके एक्ट करता है और उसमें से leaves out the 5' leader, leaving out the active transfer RNA molecule. Question number 9. Only one round of replication occurs in eukaryotes during each cell cycle because number 1, helicase loading and helicase activation are highly regulated to occur only during G1S phase, respectively. Number 2, helicase loading, helicase activation are highly regulated to occur only during S and G1. यहाँ पे G1 S था, यहाँ पे S और G1 इंटरचेंज हो गया है. उसके बाद हेलिकेस लोडिंग हेलिकेस एक्टिवेशन यहाँ पे G2 G1 फेस हो गया. इन ऑप्शंस को आप आराम से रीड कर सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शंस जो है बहुत केयरफुली रीड करने वाले हैं. थोड़ा सी में जो है चेंज है, सो यू हैव टू रीड दिस ऑप्शंस वेरी केयरफुली. Option 3, helicase loading and helicase activation are highly regulated to occur only during G2 and G1 phase respectively. Option 4, helicase loading and helicase activation are highly regulated to occur only during G2 and S phase respectively. Now जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है सेल साइकिल में, सो इट इज अकरिंग इन विच फेज? इट इज अकरिंग इन द एस फेज. और दूसरा फेज जो है वो है जीवन फेज, जो कि ग्रोथ फेज है, जहाँ पे कि सेल का साइज इंक्रीज होता है, उसका प्रोटीन कंटेंट वो बढ़ता है ताकि सेल जो है वो प्रिपेयर हो जाए डीएनए रेप्लिकेशन के लिए. तो हेलिकेज लोडिंग और एक्टिवेशन जो होते हैं सेग्रीगेट हो जाती है सेल साइकिल में. जो दो फेज होती हैं वो जीवन एस और जीवन होती है. तो डीएनए हेलिकेजेस जो डीएनए हेलिकेज की लोडिंग जो प्रेजेंट होती है जीवन में प्रेजेंट होते हैं, रेगुलेटेड, और उनका एक्टिवेशन जो है जाके होता है एस फेस में. डीएनए हेलिकेज रिक्वायर्ड होते हैं बोथ रेप्लिकेशन के लिए, इनिशिएशन के लिए, इलोंगेशन के लिए. तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है डीएनए हेलिकेजेस की. Question number 10. How many subunits does histone chaperone CAF1 have? ये CAF जो है, CAF is the chromatin assembly factor. तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कितने सब यूनिट्स प्रेजेंट है. इट इज so how much subunits does it has? So this has the 3 subunits. So correct answer is the option number 3. It has the 3 subunits. So it has been identified coupled with the DNA replication and repair in different mammalian cells and also in the yeast cells. Question number 11. During transcription, the DNA nucleotide encoding the beginning of RNA chain is designated as. ट्रांसक्रिप्शन के समय जहाँ पे कि RNA चेन बननी शुरू हो रही है वो कौन सी जगह है? सो कहाँ पे जो है मैसेंजर RNA बनना स्टार्ट हो रहा है? सो दैट इज डेजिग्नेटेड एज द +1 साइट. उस +1 साइट के अपस्ट्रीम में बाकी सीक्वेंसेस हैं, -10 सीक्वेंस, -35 सीक्वेंस, जहाँ पे कि प्रोमोटर आके जो है बाइंड करता है. सो स्टार्ट साइट को जो है डेजिग्नेशन दिया गया है +1 साइट का. Question number 12. The large subunit of Pol II has a carboxyl terminal domain which contains a series of repeats of heptapeptide sequences. Heptapeptide matlab serine sequences. The number of these sequences in yeast, Drosophila and human respectively are 27, 45, 52, 27, 32, 52, 32, 45, 52, 32, 42, 52. तो इनमें से जो है एक्चुअली याद रखने के लिए है, तो रिपीट्स जो होती हैं ये वेरी करती हैं स्पीशीज से स्पीशीज में. अप्रॉक्सीमेटली 17 रिपीट्स प्लाज्मोडियम में होती हैं, 26 ईस्ट में होती हैं, 44 ड्रोसोफिला में, 52 मैमल्स में. तो जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन 1 जो कि क्लोज हो रहा है 27, 45, 52. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. RNA polymerase transcribes which of these genes? ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और दी जीआरएनए. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, दैट आंसर इज द राइबोसोमल आरएनए. तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, पॉलीमरेज 1 जो होता है, ट्रांसक्राइब करता है राइबोसोमल आरएनए को, पर जो 5S राइबोसोमल आरएनए होता है दैट इज ट्रांसक्राइब्ड बाय नॉट द आरएनए पॉलीमरेज 1, पर वो होता है आरएनए पॉलीमरेज 3 से. तो यहाँ पे पॉलीमरेज का नंबर नहीं लिखा हुआ, तो यूजुअली हम सोच इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर 2 राइबोसोमल आरएनए.
Question number 14. Viroids are parasites of number 1, host replication machinery, number 2, host transcription machinery, number 3, host translation machinery, number 4, host secretion pathway machinery. Viroids किसके parasites हैं? तो viroids क्या होते हैं? Viroids are small circular RNA pathogens जो कि बहुत सारे क्रॉप प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, इनमें डिजीज कॉज करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। इनमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता, पर इनमें आरएनए स्ट्रक्चर एलिमेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। सो दे आर कंसिडर्ड एज द ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑफ द सेल्स ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी। द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। Option number 15. The origin of satellite viruses is most likely from helper virus, viroid, host. Number 4 is relic from the DNA word. So ये बहुत controversial question है. I'm trying to give its best possible answer. कुछ पहले टेक्स्ट में दिया था कि ये हेल्पर वायरस से ओरिजिनेट करते हैं, बट नाउ इट इज सीन दैट ये ओरिजिनेट करते हैं होस्ट प्लांट से बाय द मैकेनिज्म आरएनए स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म. सो द answer could be the host. Option 3. Question number 16. Rotaviruses encode 12 polypeptides, out of which dash are located in the virion, dash from the inner cell, dash from the middle shell and dash from the outer shell. तो ये सब आपको बताने कौन कितने इसमें पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट हैं. तो एक्चुअली जो पॉलीपेप्टाइड्स इसका सेगमेंटेड जीनोम है, डबल स्ट्रैंड आरएनए जीनोम. टोटल इसमें जो है 11 सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं. सेगमेंट्स 11 होती हैं, पर जो प्रोटीन्स बनते हैं वो 12 प्रोटीन्स बनते हैं. तो जिनमें से 6 बनाते हैं स्ट्रक्चरल विरियन बनाते हैं, एक इनर शेल बनाता है, 3 जो मिडिल शेल बनाते हैं, और 2 जो है डेट इज फॉर्मिंग दी देन दी आउटर शेल. तो सो इसका जो करेक्ट आंसर है, डेट आंसर इज द ऑप्शन 2, 6, 1, 3 and 2. Question number 17. In a virus infection in cell culture, multiplicity of infection is 1. So what is the percentage of cells being infected? About 10%, about 33%, about 67%, about 100%. जितने वायरस हैं, if the multiplicity of the infection is say 1, so in this case all the viruses will be infected. So MOI जो होता है वो एक टर्म यूज होता है वायरोलॉजी में, जिसमें पता चलता है 10 विरियंस होंगे जो कि हर सेल में हर इन्फेक्शन साइकिल में ऐड होंगे. तो अगर मल्टीप्लिसिटी 1 है तो सारे के सारे जो है सेल्स जो इन्फेक्टेड होंगे. सो अबाउट 100% सेल्स विल बी इन्फेक्टेड. Question number 19. Which of these pattern recognition does not recognize double strand RNA during virus infection? TLR3, MTA5, RIG1, AIM2. डबल स्टैंड आरएनए जो होते हैं वो जब प्रोड्यूस हो जब वायरल इन्फेक्शन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं तो इंपॉर्टेंट स्टिमुलस होते हैं ताकि वो होस्ट के इनेट इम्यून रिस्पॉन्स को जाके स्टिमुलेट कर सकें. सो देखा गया है कि इसमें बहुत सारे रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं. जो 3 इंपॉर्टेंट हैं वो इंपॉर्टेंट हैं इसमें TLR5, MTA5 और RIG1. जो AIM2 होता है, AIM2 होता है डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस के अगेंस्ट पैटर्न होता है. तो अगर डबल स्टैंड RNA वायरसेस की बात कर रहे हैं तो पूरे 3 जो है TLR3, MTA5, RIG1, these are the recognition patterns. So correct answer यहाँ पे जो है that is the option 4. Question number 20. Which of these viruses undergo latency in the host cell that involves integration of viral genome into the host genome? 1. Herpes simplex, 2. Epstein-Barr, 3. Adeno-associated viruses, 4. Kaposi sarcoma associated herpes virus. तो इनमें से जो नंबर 2 है एप्स्टीन बार वायरस, जिसको कि एब्रीवेट किया जाता है ईबी वायरस की तरह, ये इंटीग्रेट कर सकता है होस्ट जीनोम में और इसमें ये मल्टीपल ट्यूमर्स जो है ये कॉज करता है. सो हियर द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन 2, एप्स्टीन बार वायरस. क्वेश्चन नंबर 21. So there is some problem in the subsetting, so bear it with me. The size of repeat sequences in V and TR is generally how many base pair? The option 1 is 1 to 10, option 2 is 10 to 100, option 3 is 100 to 1000, and option 4 is 1000 to
10,000. So here the correct option is the option number 1, which is 1 to 10. V and T are the variable number tandem repeats. So these are the variable number tandem repeats. So these are actually a part of genome, और इनको हम बोल सकते हैं मिनी सैटेलाइट्स. सो इनके जो बेस पेयर्स होते हैं, इनका जो अमाउंट होता है, दैट इज अराउंड 1 to 10 बेस पेयर. इसके दीज आर लार्जर देन द माइक्रो सैटेलाइट. माइक्रो सैटेलाइट्स होते हैं 1 से 6 के होते हैं. सो इन टीयर्स दीज आर 1 to 10 in number. So correct answer is the option number 1. So these were the explanation of the 21 questions. Hope these will help in the preparation of your exams. Best wishes. Bye and take care.